हर अदा में बांकपन है, हर अदा में बांकपन है, श्याम है। हर अदा में बांकपन है, श्याम है, इसलिए तो बांका बहादुर नाम है। पर्वत घाटी मैदानों से, खेतों से और खलिहानों से शोर उठा है, शोर उठा है, शोर उठा है, शोर उठा है। अंतहीन अनवरत निरंतर शोर उठा है। टूट रही है साझेदारी, बिखर रहे हैं संबल सारे। गतिहीनता आच्छादित है, क्रियाशीलता सिमट रही है। गतिशय शव के छद्मवेश में चक्रवात से डोल रहे हैं। और ये बंद देखिएगा कि घोर विषमता उन्मत्त क्रंदन गतिशय शव के छद्मवेश में चक्रवात से डोल रहे हैं। भांति भांति के रंग बिरंगे साम दाम और दंड भेद के विस्तृत भ्रामक जाल बिछे हैं। और विश्व शांति का नन्हा शावक, विश्व शांति का नन्हा शावक चीख रहा है, तड़प रहा है, सिसक रहा है, शोर उठा है, शोर उठा है। रावण जला नहीं मर सकता, रावण जिंदा है सदियों से। अनाचार अन्याय बढ़ा है, सदाचार और न्याय घटा है। मर्यादाएं टूट रही हैं, घृणा प्रेम को लूट रही है। शोषण शासन की शक्ति है, कैसी हिंसक क्रूर वृत्ति है। हर चेहरा उतरा उतरा है, कैसी ये अभिशप्त धरा है, कैसी ये अभिशप्त धरा है। शोर उठा है, शोर उठा है, शोर उठा, शोर उठा है। मुझको हाथों पे यकीन है, मेरी पेशानी न पढ़ो। मुझको हाथों पे यकीन है, मेरी पेशानी न पढ़ो। और मैं मुकद्दर का सिकंदर हूं, मैं मुकद्दर का सिकंदर हूं, कलंदर हूं, मैं बांका बहादुर हूं। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं केआरटी न्यूज़। आज जिस शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, उन्होंने पठानकोट का नाम पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में अपनी कविताओं को लेकर रोशन किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे साथ अभी पठानकोट के बांका बहादुर अरोड़ा जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपना हमें कीमती समय दिया और हमारे साथ कुछ विषयों पे आज वो बात भी करेंगे। हम इनसे इनके जीवनी की बात करेंगे, इनके स्टडी की बात करेंगे और इनके जो शौक़ है ये लिखने का, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर केआरटी न्यूज़ में। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी जो स्टडी है वो कहाँ से हुई है? सर, ऐसा है कि पठानकोट में मैं रहता ज़रूर हूँ, पर मैं गुरु की नगरी अमृतसर में मेरा जन्म हुआ है। और मेरे पिताजी माननीय श्री हंसराज अरोड़ा इलाहाबादी, माताजी स्वर्गीय श्रीमती कमला रानी इलाहाबादिया, इन दोनों के चरणों में मैं खेला हूँ, पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ। तो आपका जो स्कूलिंग थी वो अमृतसर में हुई थी या फिर अपने पठानकोट से स्टार्टिंग किया था आपने? सर, काली माता मंदिर पठानकोट का बहुत मशहूर मंदिर है। उसके ठीक सामने तब 1000 कैंडल नर्सरी स्कूल हुआ करता था, उस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। बांका जी, जैसे कि आज का समय है ना, आज का समय में लोग कविताओं को, जो आज की जनरेशन है वो कविताओं को इतनी अहमियत नहीं देती। वो क्योंकि बोलते हैं कि वो आज की जनरेशन की कवि जो है वो बहुत बोर होते हैं। तो आज की जनरेशन को कविताओं के साथ जोड़ के आप उनको कैसे क्या बताना चाहोगे कि कविताओं का उनकी लाइफ में, उनके जीवन में क्या अहम रोल होता है? सर, कविता हमारी संस्कृति का ज्वलंत उदाहरण है।
रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, ये सब कविताएं ही हैं। इन्हीं कविताओं को पढ़कर, इन्हें आत्मसात करके हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हमारी संस्कृति का, हमारे जीवन का, हमारा परिचायक ही कविता है। तो कविता को हम कैसे कह सकते हैं कि ये कविता हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मैं तो बचपन से ही कविताएं बोलना शुरू कर दिया था। मेरे इसका श्रेय जो है वो मैं अपने आदरणीय पिताजी को देता हूँ, श्री हंसराज जी को। उन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया, लिखाया। मेरी जितनी भी ज़िंदगी की घटनाएं हैं वो उन्हीं के चरणों में घटित हुई हैं। तो मेरी ज़िंदगी तो कविता का एक जीता जागता उदाहरण है। मैं बोलता तो हूँ कविता में, लिखता हूँ कविता में, उठता हूँ कविता गाते हुए, आगे बच्चों को भी मैं आगे इन्हीं लाइनों पर चलाता हूँ। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा ये कि जैसे कि आप कवि हो, बहुत अच्छे आप लिखते हो, आपके साहित्य आप पढ़े जाते हैं, लोग पसंद करते हैं। ये आपके विरासत में आपको ये चीज़ मिली है या फिर आपका ये शौक बन गया था? ये विरासत पूज्य पिताजी के प्रस्फुटित होते हुए मेरे अंदर आई और फिर मुझे शौक बन गया और फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो आगे जो आपका परिवार है, आगे जो बच्चे हैं, उनमें भी ये शौक आप लगातार जारी रखोगे? जारी रखोगे नहीं, जारी है सर। बड़ा बेटा है, उसको भी मैंने कविताएं बोलनी सिखाई। छोटा लड़का अखिलेश्वर सिंह अरोड़ा है, उसको भी मैंने कविताएं सिखाई क्या है, उसको, उसके अंदर भी ये कविताएं प्रस्फुटित होनी शुरू हो गई हैं। और मेरे साथ साथ जहाँ भी मैं जाता हूँ, जहाँ भी मैं काव्य सम्मेलन होते हैं या जहाँ नाट्य सम्मेलन होते हैं, तो उसमें ये मेरे साथ ही जाता है। और अब तो पोते भी साथ साथ जाने शुरू हो गए हैं। क्या बात है। पहले आपके फादर साहब, फिर आपके बेटे व पोते भी। बहुत अच्छी बात है कि आप कवि जो है, हमारा साहित्य है, हमारी सभ्याचारक जो इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं, आप उनको आगे लेके जा रहे हो। आपने अब इस दौरान जब से आपने ये चीज़ शुरुआत की थी, कविताएं लिखनी, पोइट लिखना, साहित्य लिखना, तब से लेके आज तक कितना समय हो गया? आप कौन कौन से जो अवार्ड हैं जो आपने पठानकोट के लिए लेके आए हैं, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? ऐसा है, मैं लगभग दूसरी जमात में था तो मैंने नाटक लिखा, मंचन किया, और वो पठानकोट में मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड मैं कहूँगा कि वो नाटक जो था वो फर्स्ट आया था। तब मैं दूसरी जमात में था और ये हुआ था जो काठ के पुल के पास जो स्कूल है ना जी, सेंट थॉमस स्कूल, सेंट थॉमस नहीं, सेंट कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ सर मैंने मंचित किया था और वो नाटक फर्स्ट आया था। उसके बाद मैंने पोइट्री लिखनी शुरू की, और पोइट्री जब मैंने लिखनी शुरू की तो सबसे पहली कविता जो थी वो मेरी पंजाब केसरी के अंदर छपी थी। ये लगभग 4 वर्ष का था मैं जब मैंने पोएम लिखी थी, और उसके बाद तो ये सिलसिला बस शुरू हो गया। लेकिन पढ़ाते मुझे मेरे फादर थे, मेरे पिताजी थे, वो उसको सुधारते भी वही थे, और वो उर्दू के शायर रहे। और उर्दू भाषा को हम कुछ भी कहें, लेकिन जो उर्दू को पढ़ता है, सुनता है, उसके बारे में जानता है, तो उर्दू जो है ना हमारी ज़ुबान को, हमारी आवाज़ को वो बहुत बढ़िया कर देती है, अशुद्धियाँ शुद्ध कर देती है। तो जो उर्दू को जानता है वो, मैं समझता हूँ कि उसकी भाषा जो है वो निखर जाती है, सुधर जाती है। तो मेरी भाषा को सुधारना, मेरे शब्दों को सुधारना, इसका सबसे पहला पाठ जो है वो मैंने अपने पिताजी से सीखा। बंका जी, आपकी शादी हुई, आपका परिवार आगे बढ़ा है ना, तो थोड़ा सा आप अपनी शादी जो सिलसिला चला था मैडम के साथ, कैसे शादी हुई, कहाँ के थे, क्या वो इसी फील्ड से जुड़े हुए थे, वो क्या मतलब कैसे हुआ, ये आपका संजोग कैसे बना? सर ऐसा है, सांस्कृतिक परंपराओं की जो विरासत है ना, वो धीरे 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 आगे चलती गई। स्कूल से कॉलेज में
यूनिवर्सिटी के मुकाबले होते थे जिन्हें हम यूथ फेस्टिवल का नाम देते हैं। तो मैं पठानकोट में तो 1000 कैंडल स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो यहाँ है वहाँ पढ़ा हूँ। 11वीं तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ। 11वीं के बाद मैंने एसपीएन कॉलेज मुकेरिया में दाखिला लिया, क्योंकि यहाँ तब बीकॉम नहीं हुआ करती थी। तो मैं बीकॉम पढ़ने के लिए आर्य एसपीएन कॉलेज मुकेरिया में चला गया। एसपीएन कॉलेज मुकेरिया में पंजाब यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में आता था ये। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो वहाँ मेरे जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक एसी बाली के ग्रोवर ये कंपटीशन हुआ करता है यूनिवर्सिटी का। उस यूनिवर्सिटी के कंपटीशन में भाग लेने के लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि वहाँ गोल्ड मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है, ब्रोंज मेडल मिलता है। और उसके बाद यूथ फेस्टिवल के अंदर डिबेट, पोइट्री, सिंपोजियम, कोलोकियम, ये सभी चीज़ें, डिबेट, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो आप अगर वो जीतोगे तो हमारे उस यूनिवर्सिटी का ये विधान है कि जिस कॉलेज का स्टूडेंट वहाँ जीतता है उसके कॉलेज का झंडा जो है वो पूरा वर्ष जो है वहाँ यूनिवर्सिटी के उस ऑडिटोरियम के अंदर लहराता है। वहाँ गांधी ऑडिटोरियम है यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो मुझे उसने बल दिया और मुझे उन्होंने कहा, मैं बड़े गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी ने तो मुझे स्कूल से ही उठा लिया था, कभी वो पैसे नहीं दे सकते थे, लेकिन मेरी छवि, मेरी ख्याति पूरे ज़िले में तब फैल गई, जिसकी वजह से मुकेरिया वालों ने भी मुझे ऑफ़र कर दिया कि आप मेरे पास आओ। ये दीनानगर है, इन्होंने भी बुलाया था, दसूहा वालों ने बुलाया था, लेकिन मुझे लगा कि मेरा ये मुकेरिया नज़दीक पड़ता है, मैं यहाँ जाकर तो वो पढ़ूँगा। तो मैंने बीकॉम में दाखिला ले लिया। देन यूनिवर्सिटी का एसी बाली के ग्रोवर मुकाबला पहली बार मैंने जीत लिया अपने स्कूल के लिए। और आपको ये एक बात बड़ी हैरानी होगी कि इस यूनिवर्सिटी के फेस्टिवल को जीतने वाले, एसी बाली के ग्रोवर मेमोरियल जो है कंपटीशन, इसको जीतने वाले 3 व्यक्ति हैं इस इलाके से। एक स्वतंत्र मुर्गई जी, जो हरिद्वार के उस इलाके में वो उसके रहे हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। और दूसरे हैं मास्टर मोहनलाल जी। मास्टर मोहनलाल जी ने उस मुकाबले को जीता, स्वतंत्र मुर्गई जी ने जीता, और तीसरा शख्स मैं हूँ, जो इस पठानकोट के लोगों की आशीर्वाद से, उनकी भावनाओं से मैं उस मुकाबले को जीत सका। तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। तब बीडी जट्टी साहब हुआ करते थे हमारे उपराष्ट्रपति, और वो एक्स ऑफिशियो यूनिवर्सिटी के जो है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी के वो चांसलर हुआ करते हैं। तो उस वक्त फिर उनके माध्यम से, और प्रोफेसर RC पॉल हुआ करते थे जो चांसलर, एक अवार्ड वहाँ उनसे मिला था और एक उनसे मिला था। लेकिन बाद में उन्होंने उसको पोस्टपोन किया, क्योंकि वो इलेक्शन आ गए थे 77 के अंदर। जब तो उस इलेक्शन के अंदर डॉक्टर जय सुखलाल हाथी हुआ करते थे गवर्नर। फिर गवर्नर ने वो अवार्ड दिया था, उसकी फ़ोटो मेरे पास आज भी मैंने सहेज कर रखी हुई है। तो वो मैंने वो जीता था। कहने का मतलब कि आपने जैसे इस फील्ड में कदम रखा तब से ही आप जो है ऊंचाइयों पे आते रहे। आपकी जो वाइफ है, मिसेस है, उनका क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? सर वो रोल बेहतरीन रोल रहा। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिटायर्ड DIG की बेटी हैं थी। तो मुकाबले में खालसा कॉलेज गढ़दीवाला की ओर से उन्होंने यूथ फेस्टिवल में भाग लिया था, और मैंने SPN कॉलेज मुकेरिया की ओर से मुकाबला लड़ा था। तो उस मुकाबले में उनके साथ तकरार हो गई थी। तकरार भी बड़े बढ़िया ढंग से हुई थी।
टॉपिक था कि दहेज का विरोध करना चाहिए। ये तब ज्वलंत मतलब सवाल होता था। ये 77-78 की बात है। तो मैंने डिबेट के ओपनिंग स्पीकर था, लीडर ऑफ द हाउस था। तो लीडर ऑफ द हाउस होने के नाते मैंने कहा कि हमें ये इस जो बीमारी है इससे हमें मुक्ति पानी चाहिए। काफ़ी ज़ोर से मैं उस पर बोल रहा था। तो जब दूसरे स्पीकर्स में से मेरी जो वाइफ है रही अब, तो उन्होंने खालसा कॉलेज गर्दीवाला को रिप्रेजेंट करते हुए तो कहा कि ये जो लड़के हैं ना जी, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। मैं नहीं मानती कि ये जब इनका वक्त आएगा तो ये दहेज, ये बढ़ चढ़ कर दहेज लेंगे। जब लास्ट के अंदर जो लीडर ऑफ द हाउस होता है ना, वो समाप्त भी करता है डिबेट को। तो जब मेरी बारी लास्ट में आई उसको समाप्त करने के लिए, तो मैंने एक अचंभा मतलब कर दिया। जजेस और सारी लगभग मेरा ख्याल है 2-2.5 हज़ार के स्टूडेंट वहाँ बैठे होंगे। उन्होंने कह दिया, उनके सामने खड़ा होकर मैंने कहा कि देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये कहते हैं ना कि तब जब वक्त आएगा तब देखेंगे। मैं वक्त को इंतज़ार नहीं करता, मैं वक्त को खींच लाता हूँ। और मैंने वक्त को खींचते हुए उस स्टेज के ऊपर जजेस के सामने उनको सलाम करते हुए कहा कि वो वक्त तो जब आएगा सो आएगा, वक्त तो अभी है। अभी वक्त ये है कि मैं इस लड़की को का हाथ बिना दहेज के, बिना अभी इसी मंच पर शादी करने के लिए तैयार हूँ। देर की बात तो देर की बात देखी जाएगी। जजेस जो है वो खड़े हो गए, उन सब ने तालियां मारकर स्वागत किया। लोगों ने जब जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने शोर बजाना शुरू कर दिया कि वाह वाह वाह, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं खड़ा हूँ सर। उस वक्त उसने मंच छोड़ दिया और साइड पे हो गई। उसने कहा जी मैं कुछ नहीं इस बारे में कहती, लेकिन जजेस को मैंने कहा कि आप आइए, मैं आपकी हुजूरी में, आपकी गवाही में ये काम करने के लिए तैयार हूँ। हम कह सकते हैं कि बांका बहादुर ने जो ये बोलते हैं कि कवि लोग जो होते हैं वो तकरार को भी प्यार में बदल देते हैं, तो आपने जो तकरार शुरू हुई वो प्यार तक ले आए। बिल्कुल प्यार तक ले आए। उसके साथ ही जुड़ी हुई एक बात और है कि जब तब मैं वहाँ पॉपुलर हो गया था बहुत। 1977 में भी मैंने यूनिवर्सिटी जीती थी। तो यूनिवर्सिटी वाले में ये लड़की जो है ये आई थी बरेली से। उसके फादर जो थे बीएसएफ में थे, वो बरेली से आई थी। गवर्नमेंट कॉलेज टांडा उड़मुड़ की स्टेज पर मुकाबला हो रहा था। तो उससे पहले लोगों ने कहा ये बांका बहादुर अरोड़ा है जो जा रहा है, इसके साथ तुम्हारा मुकाबला होना है। अगर इसको जीत लिया तो समझ लो सब जीत लिया। उसने कहा ये बांका बहादुर, ये तो मुझे लगता है जैसे 6 न्याणियां दा पे जांदा। वो बात मुझ तक पहुंची तो मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि हाजिर जवाब मैं बहुत था। मैंने हाजिर जवाबी में कह दिया कोई बात नहीं, जाओ जाकर उस लड़की से कहो कि अगर मैं 6 न्याणियां दा पे लगना तो उन 6 न्याणियों की माँ भी उसी को बनाऊंगा। तो दैट वाज द मतलब है कि इसके साथ जुड़ी हुई है बात। तो ये मैंने आपकी खिदमत में रख दी है। उसके बाद फिर आपकी जो लाइफ की शादीशुदा ज़िंदगी वो शुरू हो गई। शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हो गई, लेकिन मैं गरीब व्यक्ति था, मैं बता चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो सभी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो कोई कर्नल है, कोई लेफ्टिनेंट जनरल है, कोई एयर ऑफिसर कमांडिंग है, कोई है, कोई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने जो है ना जीवन के अंदर अच्छे ऑफिसर बन जाओ। मैंने उस दिन से इसकी तैयारी शुरू कर दी। हालांकि मैं सेकंड लेफ्टिनेंट सेलेक्ट भी हो गया, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां ऐसी हुई कि मैंने शादी कर ली। शादी की तो वहाँ तब हुआ करता था कि भी जो शादीशुदा व्यक्ति है वो फौज में ज्वाइन नहीं कर सकता था। तो प्रॉब्लम यही आई। हालांकि शादी हुई, हाँ कोर्ट में भी शादी हुई और मंदिर में भी शादी हुई, लेकिन मैंने इंस्टेड ऑफ कि ये झूठ बोलना कि भी मैं शादीशुदा नहीं हूँ, नौकरी लेने की बजाय मैंने सल्यूट किया जो मेरे संस्कार थे। उन संस्कारों को सामने रखते हुए मैंने
कह दिया कि मैं तो शादीशुदा हो गया हूँ, इसलिए मैं आर्मी में नहीं जा सकता। बांका जी, जैसे कि आप बता रहे हो कि आप एक बड़ी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे और जो आपके मिसेस थे वो एक आर्मी ऑफिसर्स की फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके सारे फैमिली वाले कोई ब्रिगेडियर कोई है ना, तो ये शादी संभव कैसे हो पाई फिर? ऐसा है कि जो मेरे फादर इन लॉ थे, सरदार राजेंद्र सिंह सोहटा, वो सिख फैमिली को बिलोंग करते थे। उन्होंने जब मेरी आदतें देखी तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ऑफिसर हूँ, हमारे ज़िंदगी में भी हमें भी यही सिखाया जाता है, ये जात पात की कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, देशवासी हैं, देश के सभी व्यक्ति, चाहे वो सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, वो अपने अपने मज़हब को याद करता है लेकिन देश के प्रति समर्पित है, इसलिए मुझे तुम्हें अपना दामाद स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कोर्ट में जाकर तो बयान दिया कि नहीं, मुझे इस शादी से कोई इतराज़ नहीं है, मैं चाहता हूं कि ये सुखी रहे। तो उन्होंने कोर्ट में आकर तो हमारी शादी कर हाँ कर दी। जैसे कि आपने ये साहित्य को शुरू किया था, लिखना, पोइट्स को लिखना, पोइम्स को लिखना शुरू किया था, उसके अलावा भी आपने कहीं वर्किंग की है, आपने कहीं काम किया है? क्योंकि घर चलाने के लिए कवि बनने से घर नहीं चलते, तो इसके अलावा आपने कुछ ऐसा कोई काम किया था जिससे आपकी फैमिली सपोर्ट मिल सके, हो सके फैमिली को? सर ऐसा है, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा मसला है जो हल हो नहीं सकता। यही जो चीज़ है वो मैंने अपने दिल में रखी। मैंने खुद भी पढ़ा, पढ़ाई पूरी की, बीकॉम की, और अपनी मिसेस को भी पढ़ाया। जब शादी हुई तो तब वो सेकंड ईयर में थी, मैंने उसकी पढ़ाई रोकी नहीं, उसकी पढ़ाई करवाई। वो मैं यूनिवर्सिटी में 8वें के 9वें नंबर आया था और मेरी मिसेस जो है वो मेरिट लिस्ट में आई। तब वहाँ डिस्टेंस एजुकेशन वाला सिस्टम जो लागू होता था, मैंने उसको भी पढ़ाया। और आप हैरान होंगे कि मुझे भी पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी मिली और मेरी पत्नी को भी पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी मिल गई। तो हम दोनों साथ साथ बैंक में बढ़े, और हमारा बैंक जो वो भी पंजाब नेशनल बैंक था, दोनों का ही। तो वो भी यहाँ, मैं भी यहाँ, तो हम जो है ज़िंदगी का जब दुख के लम्हों को हम भुलाते हुए आगे ही आगे जो है ना तरक्की की मंजिलें तय करते चले गए। और आपको हैरानगी इस बात की होगी कि बैंक वालों ने को भी जब पता चला कि ये दोनों ही आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने हमें साथ साथ ही रखा। वो भी पठानकोट, मैं भी पठानकोट। हाँ, मैं जब ऑफिसर बना हूँ तो तब मैं आसपास के वातावरण में घूमता रहा हूँ, लीड बैंक ऑफिस में मैं काम करता रहा हूँ। और उन्होंने मुझे कल्चरल फील्ड में ही, पंजाब नेशनल बैंक ने कल्चरल फील्ड में ही मुझे आगे बढ़ने का पूरा भरपूर मौका दिया। मैंने भी और मिसेस ने भी, दोनों ने साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी भाग लिया। अरोड़ा जी, आज का जो समय चल रहा है, आज की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं कि युवा जो है नशे में चले गए हैं ना, बेरोज़गारी हो गई है, आप अपनी कविता के ज़रिए कुछ ऐसा संदेश, कुछ ऐसे शब्द जो हमारे दर्शकों को बोलना चाहेंगे? सर ज़रूर, मेरी एक छोटी सी कविता है, एक जो ये मेरी चुनौती काव्य संकलन है, इसके अंदर भी है वो। और ये इसी कविता के ऊपर मुझे अखिल भारतीय स्तर पर ऑल इंडिया का राष्ट्रीय कवि संगम का अवार्ड मिला। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो जीवन पर घटित होती हैं, कुछ समाज में घटित होती हैं। मेरी एक कविता जिस पर मुझे उज्जैन से साहित्य महोपाध्याय और डी.लिट की उपाधि मिली है, वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आज के संदर्भों पर सटीक व्यंग है। और हैरानी इस बात की है कि मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ तो मैं इतनी पोएम्स करता हूँ, लेकिन वो अश्वत्थामा का ही शोर बचाते हैं कि अश्वत्थामा अश्वत्थामा अश्वत्थामा। क्योंकि मैंने पंजाब में 34 बार फर्स्ट प्राइज़ जीता है हिंदी का,
तो हिंदी में ये अश्वत्थामा भी है। अश्वत्थामा ने धूम मचाई पूरे के पूरे इंडिया में। आज मैं आपके सामने जो कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो है शोर उठा है। ये शोर कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ कि पर्वत घाटी मैदानों से, खेतों से और खलिहानों से शोर उठा है, शोर उठा है, शोर उठा है, शोर उठा है। अंतहीन अनवरत निरंतर शोर उठा है। टूट रही है साझेदारी, बिखर रहे हैं संबल सारे। गतिहीनता आच्छादित है, क्रियाशीलता सिमट रही है। गतिशय शव के छद्मवेश में चक्रवात से डोल रहे हैं। और ये बंद देखिएगा कि घोर विषमता उन्मत्त क्रंदन गतिशय शव के छद्मवेश में चक्रवात से डोल रहे हैं। भांति भांति के रंग बिरंगे साम दाम और दंड भेद के विस्तृत भ्रामक जाल बिछे हैं। और विश्व शांति का नन्हा शावक, विश्व शांति का नन्हा शावक चीख रहा है, तड़प रहा है, सिसक रहा है। शोर उठा है, शोर उठा है। रावण जला नहीं मर सकता, रावण जिंदा है सदियों से। अनाचार अन्याय बढ़ा है, सदाचार और न्याय घटा है। मर्यादाएं टूट रही हैं, घृणा प्रेम को लूट रही है। शोषण शासन की शक्ति है, कैसी हिंसक क्रूर वृत्ति है। हर चेहरा उतरा उतरा है, कैसी ये अभिशप्त धरा है, कैसी ये अभिशप्त धरा है। शोर उठा है, शोर उठा है, शोर उठा, शोर उठा है। बहुत अच्छी आपने जो कविता में जो आज की समय है जो आज का चल रहा है उसको व्यंग व्यंग कह सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा है। क्योंकि दुखी हर कोई है, हर कोई दुखी है, बट कोई बताना नहीं चाहता, कोई दिखाना नहीं चाहता है ना। चलो, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये हमें अपना समय दिया और हम आपसे बात कर रहे हैं। और हमारे दर्शक जो हैं वो भी काफ़ी इच्छुक होंगे आपके बारे में और भी जानने के लिए। आपने आपकी जैसे कि आप हो, आपके बेटे हैं, आपके पोते हैं, जैसे आपने बताया कि आपने उन सबको एक ही लाइन में डाला है। कभी ऐसा मौका हुआ है जैसे आपने अपनी वाइफ के साथ स्टेज शेयर किया था कि कभी आपने अपने पोते और बेटे के साथ कभी स्टेज शेयर किया हो? सर बिल्कुल, मैं, मेरा बेटा, मेरे पोते स्टेज पर मेरे साथ जाते हैं। जो मैं करता हूँ वो भी करते हैं। मेरे लगभग 500 शिष्य हैं जिनको मैंने इस स्टेज पर आगे ले जाने की कोशिश की है, जिसमें बड़े बड़े उम्दा जगह पर पहुँचे हुए लड़के लड़कियाँ उन्होंने मंच पर अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो मेरे बेटे और मेरे जो छोटा पोता है उसको शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तख्त दमदमा साहब से न्योता आया था कि आप अपना अश्वत्थामा पोएम जो है वो यहाँ ही बोलो। तो मैंने वहाँ बोली वो अश्वत्थामा पोएम, तो मुझे उस पर हिंदी दुनिया का बहुत बड़ा अवार्ड साहित्य रत्न वो मिला। और मेरे बेटे ने वहाँ पोएम बोली। उसने पोएम बोली थी कि युगों युगों से भटक रहा हूँ, अपना भारत खोज रहा हूँ, अपना भारत खोज रहा हूँ, और किसी हृदय में हर्ष नहीं है, किसी हृदय में हर्ष नहीं है, भारत भारत वर्ष नहीं है। उसको उस पर अवार्ड मिला। और मेरे सबसे छोटे पोते ने, मंझले पोते ने वहाँ स्टेज पर जाकर बोला। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। उसने एक शेर ही बोला था उसमें कि फिरंगी से ज़रा पूछो कि हिंदुस्तान कैसा है, कि हिंदुस्तानियों के रोश का तूफ़ान कैसा है। ज़रा पूछो भयंकर फांसियों के लाल तख्तों से, कहेंगे वो कि हिंदुस्तान का सम्मान कैसा है। तो उसको उस पर अवार्ड मिला। और ये बड़ी हैरानी की बात थी कि हम तीनों को ही उसी मंच पर सम्मानित किया गया, मुझे, मेरे बेटे को और पोते को।
तो हम तीनों को ये सम्मान जो है वो पठानकोट के आशीर्वाद का, पठानकोट के कदरदानों का आशीर्वाद है हम पर कि हमने इसको जीता। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि एक ही स्टेज पे दादा, बेटा और पोता अवार्ड ले रहे हैं। ये हमारे दर्शकों के लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि अगर आप में निश्चय है, अगर आप में दृढ़ दृढ़ निश्चय है कि नहीं हमें किसी मुकाम को हासिल करना है, तो उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी होती है। और वो आज ही अपने पोते से वो जो मेहनत करवाना शुरू कर रहे हैं, ताकि वो आने वाले समय में एक अच्छा नाम पठानकोट का रोशन कर सके। पठानकोट में जो कलाकार हैं, जो आज भी कला में जाने के इच्छुक हैं, बट उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनको वो प्रॉपरली गाइडलाइंस नहीं मिल पाती, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर ऐसा है कि मैंने छोटे छोटे बच्चों को, जब ये मेरे पास ये लगी हुई है, ये देखिए जो छोटे छोटे हैं सारे ही, ये इनको नाटक करवाता रहा और या नाटकों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अपने में आत्मसात करते रहे हैं। और मैं अभी ये बात कोई ख़त्म नहीं की है। मैंने पठानकोट के 4-5 स्कूलों को अडॉप्ट किया हुआ है, कॉलेजेस को अडॉप्ट किया हुआ है, संस्थाओं को अडॉप्ट किया हुआ है, और उनके बच्चों के लिए मैंने ऊपर एक कमरा सेपरेट बनाकर रखा हुआ है, जिसे मैं सरस्वती सदन कहता हूँ। उस सदन के अंदर वो मेरे पास आते हैं और मुझसे कविताओं के बारे में, नाटकों के बारे में, ये कविताओं के बारे में, नाटकों के बारे में, और ये जो स्किट है, मतलब कला और संस्कृति से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं उन्हें फ्री में वो पढ़ा देता हूँ, करवाता हूँ, और वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पठानकोट के कुछ प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर हैं, जो मतलब है कि मेरे से पढ़कर तो यूनिवर्सिटी, इंटरवर्सिटीज़ वो जीत चुके हैं। सो ये सिलसिला जारी है, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब मुझे रादर खुशी होती है, मैं खुद उन्हें इनवाइट करता हूँ कि आओ, मेरे पास आओ और यहाँ आकर आप सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। ये नशे, ये जो धूर्तता, ये जो हमें आज जो है वो दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, ये सांस्कृतिक प्रदूषण जो फैला हुआ है, मैं चाहता हूँ ये सांस्कृतिक प्रदूषण खत्म हो और हम विशुद्ध भारतीय संस्कृति को मानते हुए, अब यही कारण है कि मेरी इन बातों को देखते हुए हिंदी साहित्य भारती, जो पंजाब नहीं, भारत नहीं, विश्व के 33 देशों में वो फैल गई है। देश के सारे जो हमारे स्टेट्स हैं, उनकी, मुझे भी उन्होंने प्रदेश प्रभारी बनाया है पंजाब का। राष्ट्रीय कवि संगम जो है उसका मुझे उन्होंने पंजाब का जो है वो सलाहकार, परामर्शदाता बनाया है। और मैं हमारे साथ ही ये बैठे हैं, इन्हें भी मैं ज़िला का कार्यभार सौंपने जा रहा हूँ, इसका हिंदी ये जो है राष्ट्रीय कवि संगम का। तो इतनी संस्थाएं हैं, पंचनद साहित्य परिषद, मतलब साहित्य का और मेरा ना कभी ख़त्म ना होने वाला एक ऐसा रिश्ता है जिसको मैं और ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, और ज़्यादा आगे ले जाकर तो मैं देश की संस्कृति को, देश की जो चीज़ें हैं उनको मैं आगे लाना चाहता हूँ। मैं इनवाइट करता हूँ, ओपनली इनवाइट करता हूँ कि कोई आए और आकर तो स्वयं को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बढ़ाए। ये तो थे बांका बहादुर अरोड़ा जी, जिन्होंने पठानकोट का नाम विश्व में नहीं, पंजाब में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली है, इन्होंने कला प्रेमियों से, जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको भी इनविटेशन दिया कि वो आके इनसे, जब मर्जी आके इनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। मैं ऐसे ही आपको और शख्सियत से मिलवाता रहूँगा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन नितिन सैनी के साथ KRT न्यूज़, पठानकोट। सृष्टि रचयिता की सबसे उत्तम कृति मानव है। मानव, सिर्फ मानव। युग बदले, परिस्थितियों ने करवट ली, आवश्यकताओं का जन्म हुआ, इच्छाओं की संरचना हुई, और इन तमाम परिस्थितियों में से गुजरता हुआ यह मनुपुत्र धरा के
टुकड़े टुकड़े करता हुआ खंड, प्रतिखंड, उपखंड, मंडल, दरमंडल, अर्थमंडल, राष्ट्र, द्वीप, जाति, धर्म, संप्रदाय और न जाने किन किन प्रतिखंडों में विभक्त होकर रह गया। प्रकृति की मर्यादाओं का अतिक्रमण करता हुआ कभी सागर की अथाह गहराइयों में उतरा है यही मानव, तो कभी गगनचुंबी हिमाच्छादित पर्वत शिखरों पे अपने कदम रखता हुआ असीमित ब्रह्मांड को अपनी सीमित प्रतिभा, शक्ति और क्रियाशीलता के बल पर अपने सामने झुका देने में तत्पर रहा है। उसके कदम चांद के वक्ष पर भी पड़े बिना नहीं रह सके। चंद्रदेव देखो, मैं आ गया। ओह धरापुत्र मानव, तुम यहां क्यों? विश्वास नहीं होता क्या? बात ही कुछ ऐसी है। चंद्रदेव, मैं मानव हूं, मानव। ब्रह्मा की सबसे श्रेष्ठ रचना, जिंदगी, जोश और अरमानों की जीती जागती तस्वीर मैं क्या नहीं कर सकता, या मैं कहां नहीं पहुंचा। अरे धरती तो धरती, सागर की छाती पर बैठकर उसका विस्तार माप चुका हूं मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं मानव। चंद्रदेव, मैं मानव हूं, मानव। ब्रह्मा की सबसे श्रेष्ठ रचना, जिंदगी, जोश और अरमानों की जीती जागती तस्वीर मैं कहां नहीं पहुंचा, या मैं क्या नहीं कर सकता। अरे धरती तो धरती, सागर की छाती पर बैठकर उसका विस्तार माप चुका हूं मैं। अच्छा मानव, तुम धरापुत्र हो, इसलिए मेरी भी मां सरीखे हो, पर मैं देख रहा हूं कि तुम क्रोधित होते जा रहे हो, घमंडी होते जा रहे हो। चंद्रदेव, बचपन में मेरी मां, मेरी नानी मुझे कहा करती थी, क्या चांद सा मुखड़ा है मेरे लाल का। अब जाके बताऊंगा उसे कि मैं सुंदर हूं, पर चांद जैसा नहीं हूं। तो तुम कैसे सुंदर हो मानव? मैं अपने ख्यालों जैसा सुंदर हूं। तुम मेरी नानी की कल्पना जैसे कोमल नहीं हो चांद, तुम पत्थर हो, पत्थर।